अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। उस्मानिया पैथोलॉजी लैब से आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजी लैब के बारे में और पैथोलॉजी लैब के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में। पैथोलॉजी लैब में हमारे पास तकरीबन पाँच हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शंस को वन बाय वन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज जो सेक्शन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन या माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर मामूल के मुताबिक दुरूद सलाम भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। माइक्रोबायोलॉजी जो लैब होती है पैथोलॉजी लेबॉरेटरी में, जो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन होता है या माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है, वो इंतहाई सेंसिटिव लैब होती है, इंतहाई रिस्क पर मुश्तमिल लैब होती है। हर एक बंदा, हर एक पैथोलॉजिस्ट आकर माइक्रोबायोलॉजी में एंट्री कर भी नहीं सकता। आम बंदा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। माइक्रोबायोलॉजी की 100% नॉलेज जिनके पास हो वो लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब को रन कर सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं। पैथोलॉजिस्ट में आप लोगों के पास हेमाटोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, आप लोगों के पास हिस्टोपैथोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, आप लोगों के पास जो केमिस्ट हजरात होते हैं, जो बायोकेमिस्ट जिनको कहते हैं, वो भी पैथोलॉजी में आ जाते हैं। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी पैथोलॉजी सेक्शन में, पैथोलॉजी लैब में मुश्तमिल होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अलावा पैथोलॉजी लैब निल है। मैं अगर अभी गिनने पे लग जाऊं कि पैथोलॉजी लैब में जो माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट होते हैं तो घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन टेस्ट के नाम ख़त्म नहीं होंगे जो पैथोलॉजी लैब में हम लोग कर सकते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास इंतहाई अहम शाख होती है पैथोलॉजी लैब की। माइक्रोबायोलॉजी लैब जो है, ये पहले तो इसका डिज़ाइन करना इंतहाई पेचीदा काम है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ अगर बंदे में ना हो तो वो माइक्रोबायोलॉजी लैब को ना तो रन कर सकेगा और ना ही माइक्रोबायोलॉजी लैब में वक्त गुजार सकेगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी लैब में माइक्रोब से निकला है कि हर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टेस्टिंग होती है। उसमें वायरसेस से लेकर बैक्टीरिया तक और ख़तरनाक जितने भी हमारे पास लीथल बैक्टीरिया और लीथल वायरसेस हैं उन सबको डील किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लैब में। सो माइक्रोबायोलॉजी लैब को रन करने के लिए जो पैथोलॉजिस्ट होता है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, उसको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो माइक्रोबायोलॉजी लैब रन नहीं कर सकता। माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं हमारे पास, जिसको बायो सेफ्टी लेवल्स कहा जाता है। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जितने भी आम रूटीन लैब्स भी है उनमें भी बायो सेफ्टी का ख्याल रखा जाता, लेकिन चूंकि CDC और WHO की तरफ से बायो सेफ्टी लेवल्स जो है वो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी लैब तक ही महदूद है। तो आज मैं माइक्रोबायोलॉजी लैब की ये जो लेवल्स है, जो 4 लेवल्स है, उन लेवल्स पे बात करूँगा वन बाय वन करके। बायोसेफ्टी लेवल 1, बायोसेफ्टी लेवल 2, बायोसेफ्टी लेवल 3, बायोसेफ्टी लेवल 4 पे आज बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी लैब में 4 लेवल्स की लैब होती है। उनमें एक को बायोसेफ्टी लेवल 1 कहा जाता है, दूसरे उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो एडवांस होती है उसको बायोसेफ्टी लेवल 2 कहा जाता है। उसके बाद फिर बायोसेफ्टी लेवल 3 आती है, जिसमें बायोसेफ्टी लेवल 2 के निस्बत ज़्यादा एडवांसमेंट होती है। और फिर उसके बाद आ जाती है बायोसेफ्टी लेवल 4। बायोसेफ्टी लेवल 4 जो है, इस लेबॉर्ट्री में आपको इंतहाई लीथल माइक्रोब से डील करना होता है कि उन माइक्रोब्स का ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं होता। अगर एक बार खुदा न खास्ता आप लोगों को बायोसेफ्टी लेवल 4 में प्रिक लग जाए, बायोसेफ्टी लेवल 4 में अगर आप लोगों को एरोसोल के ज़रिए वो माइक्रोब्स एंटर हो जाए जिसके साथ आप लोग डील कर रहे हो, तो फिर आप लोगों का बचना इंतहाई दर्जे का नामुमकिन हो जाता है। बात करते हैं बायोसेफ्टी लेवल 1 पर। बायोसेफ्टी लेवल 1 जो है, ये हमारे पास इनिशियल लेवल की माइक्रोबायोलॉजी लैब होती है, जिसमें जिन माइक्रोब्स को हम लोग डील करते हैं वो लो रिस्क फैक्टर्स के माइक्रोब्स होते हैं। अगर वो माइक्रोब्स किसी टेक्नोलॉजिस्ट को, किसी पैथोलॉजिस्ट को, किसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट में ट्रांसफ़र भी हो जाए तो वो माइक्रोब्स नॉन पैथोजेनिक किस्म के होते हैं। वो माइक्रोब्स आप में इतनी बड़ी डिजीज़ जो है वो कॉज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक बैक्टीरिया का नाम बताता हूँ जिसको इकोलाई कहा जाता है। इकोलाई हमारे गट का नॉर्मल फ्लोरा किस्म का होता है। हर इंसान की गट्स में, आंतों में इकोलाई मौजूद होता है, जो हर इंसान का अपना नॉर्मल फ्लोरा होता है। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब ये है, नॉर्मल माइक्रोबायोटा भी उसको बोलते हैं, वो बैक्टीरिया आपके स्किन पर हो, आपकी
मुंह में हो, आपकी आंतों में हो, आपके आंखों में हो, आपके मैदे में हो, जो बैक्टीरिया आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो बैक्टीरिया आपको आप में कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं कर सकती या नहीं करते, बल्कि आप लोगों की सेहत के लिए वो बैक्टीरिया इंतहाई ज़रूरी होते हैं, तो वो बैक्टीरिया आपके लिए जो है वो नॉर्मल फ्लोरा कहलाएगी या नॉर्मल माइक्रोबायोटा कहलाएगी। तो इकोलाई हमारे पास ऐसी एक बैक्टीरिया है कि अगर ये अपनी जगह में होंगे, गट इनका जो है वो इनकी जो रिहाइश की जगह है अल्लाह ताला ने हमारे साथ लगाए रखे हैं, जो इंसान की 24 घंटे खिदमत करती रहती है। तो इस वाली बैक्टीरिया को हम लोग बायोसेफ्टी लेवल 1 में डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोसेफ्टी लेवल 2 के बारे में। बायोसेफ्टी लेवल 2 जो है ये लेवल 1 से थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क पर मुश्तमिल होती है कि इसमें उन माइक्रोब्स को डिस्कस किया जाएगा या उन माइक्रोब्स को डील किया जाएगा जो हमारे लिए पैथोजेनिक होती है, लेकिन इनकी पैथोजेनेसिटी जो है वो मॉडरेट लेवल की होती है, हाई रिस्क वाली नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जो हर इंसान में टाइफॉइड कॉज करता है, तो उस लेवल का नाम है बायोसेफ्टी लेवल 2। इसके बाद हम लोग आते हैं बायोसेफ्टी लेवल 3 पर। बायोसेफ्टी लेवल 3 में जो है इसमें हम लोग हाई रिस्क माइक्रोब्स को डील करेंगे। हाई रिस्क माइक्रोब्स ऐसे माइक्रोब्स जिनकी ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशंस अवेलेबल हो, वो हो तो हाई रिस्क की, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन वक्त पर अगर की जाए तो आप बच भी सकते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो आप लोगों के पास एक बैक्टीरिया है जिससे टीबी लगती है बंदे को। आप सबको पता है कि टीबी इंतहाई ख़तरनाक मौजी मरज़ है, लेकिन इसका इलाज भी मौजूद है। ठीक है, इसका जो माइक्रोब होता है, जो बैक्टीरिया या वायरस होगा, वो लीथल तो होगा, लेकिन उसका इलाज भी आपके पास मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचाई थी 2020 से लेकर 22 तक। लाखों लोग इसका शिकार हो गए थे पूरी दुनिया में। आजकल भी कोरोना के डे बाय डे, मंथ बाय मंथ स्ट्रेन्स आ रही होती है, नए नए स्ट्रेन्स आ रहे होते हैं। एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट पे बात करेंगे कि इनकी जीनोम में शिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग का जो सिस्टम है ये होता रहता है, नए नए माइक्रोब्स, नए नए स्ट्रेन्स बन रहे होते हैं। तो बायोसेफ्टी लेवल में, बायोसेफ्टी लेवल 3 के बारे में आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ चुका होगा कि हम लोग उन माइक्रोब्स को डिस्कस करेंगे, उन माइक्रोब्स को डील करेंगे, उन माइक्रोब्स को डायग्नोज करेंगे या उन माइक्रोब्स पर रिसर्च करेंगे। तो एमफिल और पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं वो भी अगर बायोसेफ्टी लेवल 3 में काम करेंगे तो ऐसे माइक्रोब्स के साथ डील करना पड़ेगा जो माइक्रोब्स इंतहाई लीथल होते हैं, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन भी मौजूद हो सकती है आपके पास। फॉर एग्जांपल टीबी की मैंने एग्जांपल दे दी आप लोगों को और कोरोना वायरस की एग्जांपल दे दी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है एक और भी बैक्टीरिया है जिसको यर्सीनिया पेस्टिस बोलते हैं। यर्सीनिया पेस्टिस जो है एक वक्त में कोरोना की तरह यर्सीनिया पेस्टिस ने भी पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर ली थी पूरी दुनिया में। इस बैक्टीरिया ने तबाही मचा रखी थी, जैसे कोरोना ने 21वीं सदी में तबाही मचाई है। पेंडेमिक जो है, जब वर्ल्ड वाइड कोई डिजीज़ फैल जाए उसको पेंडेमिक कहा जाता है। जैसे कोरोना फैल गई थी पूरी दुनिया में, ऐसे ही यर्सीनिया पेस्टिस भी फैल गई थी पूरी दुनिया में और तबाही मचाई थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेवल 4 पर। बायोसेफ्टी लेवल 4 पे अगर बात करेंगे तो बायोसेफ्टी लेवल 4 में हम लोग उन माइक्रोब्स, उन बैक्टीरिया, उन वायरसेस को डील करेंगे जिन वायरसेस का सिरे से ट्रीटमेंट ही मौजूद नहीं है, ना ही कोई वैक्सीनेशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दूं, अगर एग्जांपल में हमारे पास जो है इबोला वायरस की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो बिल्कुल ठीक होगा, या फिर कॉन्गो वायरस, क्योंकि इन वायरसेस की आज तक कोई भी ना तो ट्रीटमेंट है और ना ही इन वायरसेस की जो है वो हमारे पास जो है वो वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। और ये इंतहाई लीथल माइक्रोब्स है, इंतहाई लीथल वायरसेस है कि एक बार अगर आपको खुदा ना खास्ता लग जाए तो ये आपकी जान 100% ले सकती है। तो वेरियोला वायरस हमारे पास एक वायरस है जो बायोसेफ्टी लेवल 4 में फॉल करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मर्बर्ग एक वायरस है, वो भी जो है बायोसेफ्टी लेवल 4 के अलावा उसको आप डील नहीं कर सकते। ये तो मैंने बात कर ली उन माइक्रोब्स पर, जो माइक्रोब्स जो है लेवल बाय लेवल जिन माइक्रोब्स को हम लोग डील करते हैं। अब आते हैं कि इन लैब्स में हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स है वो किस तरह से होंगी, क्योंकि जितनी आप लोगों की जो बायोसेफ्टी लेवल है, बायोसेफ्टी लेवल में आपके पास जो है वो प्रोटोकॉल कम होंगी। उसके बाद बायोसेफ्टी लेवल 2 में उससे ज़्यादा, 3 में उससे ज़्यादा और 4 में सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना पड़ता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, पैथोलॉजिस्ट को, रिसर्च डॉक्टर को, चाहे वो पीएचडी कर रहा हो। मेरे ख्याल में लेवल 4 तक सीडीसी के ही लोग गए होंगे। पाकिस्तान, इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बायोसेफ्टी लेवल 4 की लैब होगी। मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब होगी पाकिस्तान में, क्योंकि बायोसेफ्टी लेवल 2 तक तो मैंने लैब्स देखी है
पिम्स हॉस्पिटल में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सिविल हॉस्पिटल कराची में मैं काम कर चुका हूँ। तो दोनों लैब्स में बायोसेफ्टी लेवल 2 तक लैब्स मौजूद थी। बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब्स भी पाकिस्तान में मुश्किल से होंगी। 4 तो बिल्कुल है ही नहीं, मेरे ख्याल में सिर्फ CDC के पास है या WHO के मेन ऑफिस में होंगी। CDC जो है ये सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल को कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, वायरोलॉजिस्ट के लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन सेंटर है। सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल इसको कहा जाता है, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल CDC। तो लेवल 4 तो या फिर शायद चाइना में हो, चाइना में जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहाँ पर भी मुझे लगता है, या फिर चाइना में हर एक यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि बायोसेफ्टी लेवल 4 तक काम तो होता होगा। लेकिन पाकिस्तान में बायोसेफ्टी लेवल 3 के आगे कोई लैब, मुझे नहीं लगता कि बायोसेफ्टी लेवल 3 के आगे कोई लैब होगी। तो प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। प्रोटोकॉल्स में हम लोग जो बायोसेफ्टी लेवल 1 है, बायोसेफ्टी लेवल 1 में हमारे पास सिर्फ एक डेस्क चाहिए होता है। उस डेस्क में हमारे पास जो है एक माइक्रोस्कोपी चाहिए होती है और उसके बाद जो है मास्क चाहिए होता है, और जो आपका क्या कहते हैं ओवरऑल या प्रॉपर जो आपकी ड्रेसिंग होती है वो चाहिए होती है। ये लेवल जो है ये लो रिस्क लेवल होता है, लो रिस्क लेवल की लैब होती है। तो यहाँ पर इसके बाद जो बायोसेफ्टी लेवल 2 है, बायोसेफ्टी लेवल 2 में आप लोगों को चाहिए होता है एक तो एक्सपर्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए होता है। उसके बाद आप लोगों को जो चाहिए होता है वो प्रॉपर साइनिंग चाहिए होती है, प्रॉपर साइंस चाहिए होते हैं, बायो हजार्ड साइंस जिसको बोलते हैं। ऑटोक्लेव की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, जो है बायोसेफ्टी कैबिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लव्स मस्ट होंगे, मास्क मस्ट होंगी और प्रॉपर ड्रेसिंग जो है वो मस्ट होंगी। और नॉन प्रोफेशनल्स जो है, आम लोग जो है, उनका आना जाना उस लैब में मना होता है। आप लोगों ने साइंस जगह जगह लगाए होते हैं कि भाई ये जो लैब है ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, नॉन प्रोफेशनल्स का इसमें आना जाना मना होता है। तो ये बायोसेफ्टी लेवल 2 के प्रोटोकॉल्स है। अब आते हैं बायोसेफ्टी लेवल 3 के प्रोटोकॉल्स पर। बायोसेफ्टी लेवल 3 पर अब बात करते हैं। तो बायोसेफ्टी लेवल 3 में आप लोगों के पास बायोसेफ्टी लेवल 1 के भी प्रोटोकॉल चाहिए होंगे जो मैंने डिस्कस किए, और बाकी जो बायोसेफ्टी लेवल 2 है उसके भी सारे प्रोटोकॉल्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, प्रॉपर ड्रेसिंग चाहिए। आप लोगों ने एक एक इंस्ट्रूमेंट पे बायो हजार्ड्स के साइन लगाने होते हैं। आपने जो है एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। बायोसेफ्टी कैबिनेट जो है वो लगानी होती है और ऑटोक्लेविंग होती है। लेकिन इसमें जो है एक एडिशन ये होगी कि आप लोग जो है जितने भी माइक्रोब्स को डील करेंगे वो कैबिनेट के बाहर बिल्कुल भी डील नहीं कर सकते। बायोसेफ्टी लेवल 2 तक जो साल्मोनेला, टाइफी वगैरह जितनी माइक्रोब्स है उसको आप बायोसेफ्टी कैबिनेट के बाहर भी डील कर सकते हैं। लेकिन बायोसेफ्टी लेवल 3 में चूंकि माइक्रोब्स आपके पास लीथल हो जाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की हम लोगों ने बात की, कोरोना वायरस की हम लोगों ने बात की, तो ये जो माइक्रोब्स है इनको आप बायोसेफ्टी कैबिनेट के अलावा डील नहीं कर सकते। तो इसमें ये एक एडिशन आप लोग कर लेंगे कि बाकी सारे प्रोटोकॉल्स तो बायोसेफ्टी लेवल 2 के होंगे, लेकिन कैबिनेट के बाहर आप बिल्कुल भी किसी माइक्रोब को डील नहीं कर सकते। बायोसेफ्टी लेवल 3 में आप लोगों ने एक एडिशन और भी करनी होती है कि आप लोगों ने डबल डोर लैब बनानी होगी। एक डोर से बंदा एंट्री कर ले, वहाँ पर छोटी सी जो है चेंजिंग रूम हो, वहाँ के आप माइक्रोब्स फ्री होकर अंदर जाएं। फिर जब आप काम करेंगे अंदर बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में जो लीथल माइक्रोब्स पे आप काम करेंगे, फिर उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के बाद फिर से आप उसी डोर में जाएंगे जिस डोर से आप पहले एंटर हुए थे, आपने बात ली थी। तो जब बाहर जाएंगे जो कपड़े आपके गंदे हो चुके होंगे उन कपड़ों पे आपको फिर से जो है वो बात लेनी होगी, वो माइक्रोब्स फ्री करनी होगी, फिर उसके बाद आप बाहर जा सकेंगे। तो ये प्रोटोकॉल्स जो है ये बायोसेफ्टी लेवल 3 के थोड़े से सख्त हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, हाई एक्सपर्टीज चाहिए होती है बायोसेफ्टी लेवल 3 के लिए। और बायोसेफ्टी लेवल 4 जो है, बायोसेफ्टी लेवल 4 में आपने बायोसेफ्टी लेवल 3 के जितने भी प्रोटोकॉल्स थे वो तो अपनाने ही होंगे, लेकिन उसके साथ आपने जो है जो ड्रेसिंग अंदर से आप बाहर से आ रहे हो तो आपने अलग ड्रेसिंग करनी होगी। जो आपकी बाहर वाली ड्रेसिंग होगी वो आपने जो डबल डोर की मैंने बात की, आपने एक डोर में वो ड्रेसिंग उतारनी होगी। आपने स्पेशल ड्रेस उसके लिए होता है, वो स्पेशल ड्रेस आप पहनेंगे जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। मैं ये तस्वीरें लगा रहा हूँ साथ साथ, आप लोग देखते जाइएगा। बायोसेफ्टी लेवल 1 की भी मैंने लगाई है, 2 की, 3 की, अब ये 4 की भी लगा रहा हूँ। तो आप लोग इस हालात में अंदर जाएंगे कि आप लोगों को जो इबोला वायरस है उसकी भनक भी ना पड़े, जो कॉन्गो वायरस है उसकी भनक भी ना पड़े। तो जब आप बाहर आएंगे जो अंदर वाला लिबास है वो अंदर छोड़ के आप लोग बाहर आएंगे, फिर उसके बाद बाहर फिर से शावर लेंगे। शावर जो है वो सक्शन पाइप से आप लोगों को शावर दिया जाएगा ताकि आपकी बॉडी पर जितने भी माइक्रोब्स जो एरोसोलिक डेंजरस माइक्रोब्स होते हैं कि अगर वो बाहर चले गए तो और लोगों में इंतहाई आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आपके घर वालों को ट्रांसफ़र हो सकते हैं।
तो आपने साफ सुथरा इस लैब के अंदर आना होता है और साफ सुथरा इस लैब से बाहर जाना होता है। आप जिन आम कपड़ों में आप आ नहीं सकते और उन्हीं कपड़ों में आप बाहर जा नहीं सकते, तो इसके प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा सख्त है। उम्मीद है ये 4 लेवल्स आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होता रहेगा, प्रोफेशनल्स को भी, नॉन प्रोफेशनल्स को भी। यूट्यूब पर पैथो ब्रोस के नाम पर हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर पैथो ब्रोस के नाम पर हमारे अकाउंट्स हैं, हो सके तो फॉलो कीजिएगा। उस्मानिया पैथोलॉजी लैब को फेसबुक पर फॉलो करना ना। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। वस्सलाम।